हेलो मित्रों, नमस्कार। हिंदी प्रोफेसर अकेडमी में आप सभी मित्रों का बहुत बहुत स्वागत है। तो इकाई 9 में यूजीसी नेट के फर्स्ट पेपर में हम लोग पढ़ रहे थे प्रदूषण को। तो इसके पहले हमने ध्वनि प्रदूषण और जल प्रदूषण को पढ़ लिया है। जल प्रदूषण के कारण कौन कौन से हैं उसको देखा था। पहला पॉइंट था पॉइंट सोर्स प्रदूषण, दूसरा था नॉन पॉइंट सोर्स प्रदूषण। ठीक है, नॉन पॉइंट सोर्स प्रदूषण में कौन कौन आएगा? रासायनिक, कीटनाशी, पीड़कनाशी, चमड़े का शोधन, है ना, औद्योगिक विकास में। अब उसके बाद में दूसरा है हमारा पॉइंट अपमार्जक। अपमार्जक क्या होता है मित्रों? चलिए देखते हैं इसको। अपमार्जक साबुन युक्त जल नदी नालों और तालाब के जल को प्रदूषित करते हैं। ठीक है, अपमार्जक यानी डिटर्जेंट जो होता है, जो शैम्पू हो गया, साबुन हो गया, ये जो पानी में मिल जाता है, नदी नालों में बह करके जाता है और नदी नाले बह करके नदियों में मिलते हैं। ठीक है, तो नदियों का जो पानी है वो दूषित हो जाता है। ठीक है, तो अपमार्जक समझ में आ गया होगा। फिर तीसरा पॉइंट है कीटनाशक। कीटनाशक क्या होता है कि जो फसलों में जो दवाइयों का छिड़काव किया जाता है, जो कीटनाशक दवाएं हैं, ठीक है, उनसे जो जल प्रदूषित होता है। तो फसलों को उन्नत बनाने के लिए कीटनाशक रसायनों का प्रयोग, ये रसायन पानी में घुलकर खेतों के माध्यम से नदी तालाबों तक पहुंच जाते हैं और जल को प्रदूषित करते हैं। अब ये कैसे होता है कि मान लिया धान की फसल लगाई गई और उसमें कीटनाशक दवा, खरपतवार नाशक दवा डाल दिया जाता है, दवाएँ डाल दी जाती हैं। और उसके बाद में ज़्यादा बारिश हो गई और जो खेत का पानी है बह करके नालों में चला गया और नालों का पानी जा करके नदियों में मिल गया, तो नदियों का पानी क्या हो जाएगा? वो दूषित हो जाएगा। फिर अगला पॉइंट है निर्माण कार्य में प्रयुक्त पदार्थ। ठीक है, कौन कौन से हैं? फास्फोरिक एसिड हो गया, कार्बोनिक एसिड हो गया, सल्फ्यूरिक एसिड हो गया। ठीक है, ये सब चीज़ें भी जल को दूषित करती हैं। पांचवा पॉइंट है कीटनाशक पदार्थ, जैसे DDT, डाइक्लोरोडाइफेनॉल ट्राइक्लोरोएथेन, ये एक खरपतवार नाशक दवा होती है। BHC अंततः खाद्य श्रृंखला पर कुप्रभाव डालते हैं। 2,4-D हो गया, राउंडअप हो गया, ये सब जल को प्रदूषित करते हैं, जल को, वायु को। ठीक है, छठा पॉइंट देख लेते हैं तेल टैंकरों से तेल का छलकना। तेल टैंकरों से तेल का छलकना जो कि सागरी जल के ऊपर सतह बना लेता है। इससे सागरी जीवों को श्वास के लिए ऑक्सीजन नहीं मिल पाती। जो तेल टैंक होते हैं समुद्री मार्ग से आते हैं, मान लिया किसी कारण से वो टैंक लीकेज हो गया और जो तेल आ रहा है वो बह करके समुद्र में जाता है और ऊपर एक लेयर बना लेता है। तो उसमें जो जीव जंतु रहते हैं समुद्र में, वो क्या होते हैं, उनको ऑक्सीजन लेने में दिक्कत हो जाती है। तो इस प्रकार से उनको समस्याएं हो जाती हैं। तो ये पॉइंट थे हमारे जल प्रदूषण। अब मित्रों हम यहाँ से जल प्रदूषकों का वर्गीकरण कर लेते हैं इस टेबल से, जो कि परीक्षाओं में पूछा जाता है हर बार, यूजीसी नेट फर्स्ट पेपर में और यूपी टेट, सुपर टेट में भी यहाँ से प्रश्न बनेगा। चलिए देख लेते हैं। एक तरफ ले लेते हैं पॉल्यूटेंट यानी प्रदूषक, फिर उसका स्रोत क्या है और मानव स्वास्थ्य पर उसका प्रभाव कहाँ कहाँ पड़ता है, यानी किस अंग को वो प्रभावित करता है। ठीक है, तो प्रदूषक है ना, जैविक प्रदूषक बैक्टीरिया, वायरस और परजीवी ये फैलाते हैं। इनसे बीमारियाँ कौन कौन होती हैं? तो टाइफाइड हो गया, हैजा हो गया जिसको हम कॉलरा कहते हैं अंग्रेजी में, पेचिस हो गया, पोलियो हो गया, हेपेटाइटिस हो गया, हेपेटाइटिस के कई भेद होते हैं, और शिस्टोसोमियासिस। तो ये मित्रों ध्यान रखेंगे, ये जैविक प्रदूषक हैं। ठीक है, किसके कारण फैलते हैं? बैक्टीरिया और वायरस और परजीवी के कारण ये फैलते हैं। टाइफाइड हो गया हमारा, हैजा, पेचिस, पोलियो, हेपेटाइटिस, शिस्टोसोमियासिस, ये बीमारियां हो गईं और ये इसके प्रदूषक हो गए। फिर आगे देखते हैं कार्बनिक जल प्रदूषक। जल से होने वाले जो बीमारियां हैं दूषित जल से कौन कौन सी होती हैं उसको देख लेते हैं। कार्बनिक जल प्रदूषक सीवेज,
जो शहरों में सीवेज होते हैं, उर्वरक यानी खाद पास हो गया, कृषि अपवाह, वानिकी, खाद्य प्रसंस्करण, औद्योगिक अपशिष्ट यानी बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों से निकलने वाला जो अपशिष्ट पदार्थ होता है, और अन्य कार्बनिक प्रदूषक। अब इनसे समस्याएं कौन कौन सी होती हैं? ठीक है, कार्बनिक जल यानी दूषित जल के यूज करने से हैजा बीमारी हो जाती है, टाइफाइड हो जाता है, पैराटाइफाइड बुखार हो जाता है जिसको मियादी बुखार कहते हैं, पेचिस हो जाती है, दस्त हो जाती है, तपेदिक, पीलिया और अमीबियासिस। ठीक है, ये सारी बीमारियां हो जाती हैं, ध्यान रखेंगे। बीमारियों से प्रश्न पूछा जाता है कि फला बीमारी किस प्रदूषक से होती है, तो ये ध्यान रखेंगे। कार्बनिक जल प्रदूषक, ये ऊपर क्या था? कार्बनिक जल प्रदूषक से कौन कौन बीमारियां फैलती हैं, और फिर अकार्बनिक जल प्रदूषक। अकार्बनिक जल प्रदूषक से कौन कौन सी बीमारियां फैलती हैं? ठीक है, अकार्बनिक जल, अकार्बनिक लवण, खनिज, धातु, यौगिक, सल्फेट्स, साइनाइड गैस जानते ही मित्रों कितनी खतरनाक होती है, आज तक इसका कोई स्वाद ही नहीं बता पाया, बहुत खतरनाक, बहुत तेज रिएक्शन करती है। औद्योगिक या ज्वालामुखी निर्वहन, ज्वालामुखी के फटने से भी बहुत सारी गैसें निकलती हैं। ज्वालामुखी निर्वहन के कारण होने वाली अम्लीय वर्षा, एसिड रेन, एसिड माइन ड्रेनेज। अब इनसे बीमारियां कौन कौन होती है? हृदय संबंधी रोग, गुर्दे संबंधी बीमारियां और कैंसर का खतरा रहता है। तो अकार्बनिक पदार्थ से ध्यान रखेंगे कौन कौन सी चीज़ें फैलती हैं, कौन कौन सी बीमारियां फैलती हैं। हृदय रोग की समस्या हो जाती है, गुर्दे की समस्या हो जाती है, कैंसर की समस्या होती है। उसके बाद में रेडियोधर्मी प्रदूषक, रेडियोधर्मी सामग्री क्या क्या आएगा? परमाणु ऊर्जा स्टेशनों, है ना, बड़े बड़े जो परमाणु ऊर्जा के स्टेशन बनाए जाते हैं, परमाणु हथियारों के साथ साथ चिकित्सा निदान और उपचार प्रक्रियाओं का खनन और परीक्षण, उनका परीक्षण किया जाता है। जैसे मान लिया कोई परमाणु बम बनाया गया, उसका परीक्षण किया जाएगा, तो जाहिर सी बात है उससे प्रदूषण फैलेगा। रेडियो न्यूक्लाइड हैं, वे बीटा कण और गामा किरणें रेडियोधर्मी पदार्थ आदि छोड़ते हैं, यानी इसमें बीटा किरणें, गामा किरणें निकलती हैं, तो ये बहुत ही खतरनाक होती हैं। बीमारियां कौन कौन सी होती है? ल्यूकेमिया, ठीक है, अस्थि मज्जा में विकिरण के कारण, तो ल्यूकेमिया हो जाता है, यानी जिसको हम इसमें आरबीसीज की जो नहीं स्वत रक्त कणिकाओं की संख्या बढ़ जाती है, डब्ल्यूबीसीज, आरबीसीज नहीं, ल्यूकेमिया क्या कहते हैं? डब्ल्यूबीसीज की संख्या जब बढ़ जाती है तो उसको हम कहते हैं ब्लड कैंसर या ल्यूकीमिया कहते हैं, वाइट ब्लड सेल्स। एनीमिया हो जाता है, यानी ब्लड की कमी, रक्तस्राव, जीवन काल में गिरावट, ठीक है, समय से पहले वृद्ध होना, ये सारे लक्षण होने लगेंगे, और समय से पहले मृत्यु और हृदय रोग, ये संबंधी बीमारियां सब हो जाती हैं। अब उसके बाद मित्रों हम देखते हैं भौतिक प्रदूषक, ठीक है, फिजिकल पॉल्यूटेंट्स। रंग हो गया, मैलापन, तापमान, निलंबित, ठोस, जो रंग होता है ये भी क्या करता है? बहुत ज़्यादा इफेक्ट डालता है शरीर पर, चेहरे पर। फोम हो गया, और रेडियोधर्मिता, ये सब त्वचा संबंधित बीमारियां उत्पन्न करते हैं। अब उसके बाद मित्रों एक पॉइंट दे लेते हैं, परीक्षाओं में प्रश्न बन सकता है, बायो मैग्निफिकेशन, ठीक है, कीटनाशक पदार्थ जैसे डीडीटी, डाइक्लोरो डाइफिनॉल ट्राइक्लोरोएथेन, इसको मित्रों इसका फुल फॉर्म पूछा जा सकता है, ठीक है, ये खरपतवार नाशक दवा होती है, यूज की जाती है खेती में। तो डीडीटी का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? डाइक्लोरो डाइफिनॉल ट्राइक्लोरोएथेन। बीएचसी आदि अगर खाद्य श्रृंखला में प्रवेश कर जाएं तो इनका जीवों पर कुप्रभाव पड़ता है, यानी बड़ा खराब प्रभाव पड़ता है। यदि प्लैंकटन, बहुत ही छोटे पौधे, जो छोटे छोटे पौधे होते हैं उनको प्लैंकटन कहा जाता है, को छोटी मछली खाती है, ठीक है, तो उसको बड़ी मछली खाती है, जिसको पक्षी खाते हैं। पक्षियों के अंडों का सेल आवरण बहुत ही पतला हो जाता है और वह जल्दी टूट जाता है।
और जल्दी टूट जाएगा और उनकी आनुवंशिकता को हानि होती है। उसकी आनुवंशिकता को क्या करता है, प्रभावित करता है। जैसे जैसे हम खाद्य श्रृंखला के ऊपरी स्तरों पर जाएंगे, डीडीटी की सांद्रता जो है संकेंद्रिता वो क्या हो जाए, बढ़ती जाएगी। तो ये डीडीटी से संबंधित पॉइंट ध्यान रखेंगे। डीडीटी डाइक्लोरो डाइफेनॉल ट्राइक्लोरोएथेन। अब मित्रों यहाँ से खूब पूछा जाता है प्रश्न, यूपी टेट में कई बार पूछा जा चुका है और नेट में भी पूछा जा चुका है। जैविक ऑक्सीजन की मांग यानी बीओडी और सीओडी यहाँ पे हम पढ़ेंगे। बीओडी, ये बीओडी का ही फुल फॉर्म है बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, ठीक है, बायोलॉजिकल, ठीक है, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। हिंदी में क्या कहेंगे इसको, जैविक ऑक्सीजन की मांग। क्या होता है इसको देख लेते हैं। यदि जल निकाय में कार्बनिक अपशिष्ट की मात्रा बढ़ जाए, क्या बताया जाए कि जल में जब कार्बनिक पदार्थों की मात्रा जब बढ़ जाती है तो इसकी बैक्टीरिया द्वारा अपघटन की गति भी बढ़ जाती है, ठीक है, जिसके परिणाम स्वरूप क्या होता है, उस जल निकाय में ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है, ठीक है। जब ऑक्सीजन जल में ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाएगी तो जल क्या हो जाएगा, प्रदूषित माना जाएगा तथा दूसरे जीव जंतुओं को जीवित रहने के लिए पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पाती है। ऐसी स्थिति को बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड कहते हैं। ध्यान रखें मित्रों कि बायोलॉजिकल यानी बीओडी क्या कहते हैं, किसे कहते हैं कि जब जल में ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है और वहाँ पे जो जीव जंतु रहते हैं उनको ऑक्सीजन लेने में समस्या होने लगती है, तब उनको ऑक्सीजन लेने में समस्या होने लगती है, तो उनको ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। तो ऐसी स्थिति को हम क्या कहते हैं, ऑक्सीजन डिमांड कहते हैं, ठीक है। इन्हें उनको ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। बीओडी जितनी अधिक होगी ऑक्सीजन की मात्रा उतनी ही कम होगी। ध्यान रखेंगे, जब बीओडी की मात्रा बढ़ेगी तो ऑक्सीजन की मात्रा क्या होगी, घटेगी। ये कंसेप्ट ध्यान रखेंगे। बीओडी सीओडी से पूछा जाता प्रश्न। आगे अभी देखते हैं, सुपोषण या यूट्रोफिकेशन, यहाँ से भी प्रश्न पूछा जा चुका है। ये क्या होता है देख लेते हैं इसको। यूट्रोफिकेशन नाइट्रेट तथा फॉस्फेट लवण जैसे उर्वरक वर्षा में मिट्टी के साथ मिलकर किसी जल निकाय को प्रदूषित कर देते हैं। इसको सुपोषण या यूट्रोफिकेशन कहते हैं। क्या बताया गया कि नाइट्रेट और फास्फोरस के जो लवण होते हैं वो उर्वरक में वर्षा के माध्यम से मिट्टी में मिल जाते हैं और जल निकाय को क्या करते हैं, प्रदूषित कर देते हैं। इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, सुपोषण कहते हैं या यूट्रोफिकेशन कहते हैं। क्लियर हो गई हुई बात। इसके फलस्वरूप उस जल निकाय में काई आदि की मात्रा बढ़ जाती है। काई जानते हैं जो हरे रंग की होती है, शैवाल, काई की मात्रा बढ़ जाती है तथा बीओडी बढ़ सकती है, जिसके परिणाम स्वरूप छोटी मछली और जीव जंतु मर सकते हैं। जब बीओडी की मात्रा बढ़ जाएगी, ठीक है, ऑक्सीजन कमी हो जाएगी तो वहाँ पे जो छोटे छोटे जीव जंतु रहते हैं, मछलियाँ रहती है, वो क्या हो जाएंगे, मरना स्टार्ट हो जाएंगी। तो ये कंसेप्ट ध्यान रखेंगे। और आगे देख लेते हैं, सुपोषण या यूट्रोफिकेशन झील के काल प्रभावन को भी दर्शाता है। यदि झील की आयु अधिक हो तो क्या कहा गया, यदि झील की आयु अधिक हो तो यह जल की जैव समृद्धि के कारण होता है। इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस जैसे तत्व भी रहते हैं तथा जलीय जीव भी बढ़ते रहते हैं। कार्बनिक अवशेष झील के ताल में बैठना शुरू कर देते हैं, झील की तली में जो बैठना है शुरू कर देते हैं। साद और जल मलबे के कारण झील उथली और गर्म हो जाती है। उसमें उष्ण जल जीव रहने लगते हैं। समय के साथ कच्छ पादप, कच्छ माने कछुए, पेड़ पौधे जो वनस्पतियाँ होती हैं, प्लावी पादप आदि से भर जाते हैं। तमाम तरह के उसमें वनस्पतियाँ उग जाती हैं, शैवाल उग जाती हैं। अंततः यह भूमि में परिवर्तित होने लगता है, यानी जल की मात्रा कम होने लगती है और वो एक टीला बनने लगता है। मनुष्य और औद्योगिक प्रक्रिया के सुपोषण त्वरित सुपोषण में परिवर्तित हो जाता है। शैवाल, रमणीक, मैला झाग, निष्कम आदि समस्याएं भी पैदा होती हैं। ऐसी समस्या से निपटने का क्या बताया जा रहा है, ऐसी समस्या से निपटने का एक साधारण ऑक्सीजन की भरपूर सप्लाई है जिससे झील को बचाया जा सके। क्या बताया गया, जिससे झील को बचाया जा सके।
विद्युत संयंत्रों से आने वाला उच्च तापमानीय जल भी ऐसी समस्या का कारण बनता है। कम आयु वाली झीलों में ऐसा बहुत कम होता है। जल प्रदूषण के प्रभाव देख लेते हैं मित्रों। जल प्रदूषण के से प्रभाव कौन कौन होते हैं। जल के ग्रामीण क्षेत्रों में होने वाली बीमारियों का एक मुख्य कारण प्रदूषित जल है। ठीक है, अतिसार, पेचिश, हैजा, टाइफाइड, ये सारी बीमारियां हो जाती हैं। मित्रों ये प्रश्न पूछा जाता है कि जल प्रदूषण से कौन सी बीमारी होती है, तो ध्यान रखें अतिसार होता है, पेचिश होता है, हैजा होता है, टाइफाइड होता है। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। चलिए यहाँ पे एक पॉइंट दिया गया भारी धातु। क्या होता है भाई भारी धातु? हैवी मेटल्स। भारी धातुएं हमारे पर्यावरण में व्यापक रूप में विद्यमान हैं। कुछ धातुएं एक निश्चित समय तक शरीर की उपापचयी क्रियाओं के सही संचालन हेतु आवश्यक होती है। तो ये पॉइंट भी ध्यान रखेंगे भारी धातु। भारी धातुओं का प्रयोग कहाँ किया जाता है? धातुओं संबंधित प्रश्न पूछा जा चुका है। इनका अनुप्रयोग औद्योगिक यानी औद्योगिक क्षेत्र में, घरेलू यानी घर में, कृषि में, चिकित्सा में और तकनीकी रूपों में होता है। किनका? भारी धातुओं का। रसायन विज्ञानी भारी धातुओं को ऐसे तत्व के रूप में वर्गीकृत करते हैं जो जल से कम 5 गुना अधिक सघन होते हैं यानी घने होते हैं। कुछ भारी धातुएं हम जीवों की रासायनिक और शारीरिक क्रियाओं के लिए अति आवश्यक खनिज हैं। जैसे हमारा कोबाल्ट हो गया, कापर हो गया, क्रोमियम हो गया, आयरन हो गया, मैग्नीशियम हो गया, जिंक हो गया यानी जस्ता, आर्सेनिक, पारा और सीसा आदि इसके विभिन्न उदाहरण हैं। सीसा, क्रोमियम, आर्सेनिक और पारा बहुत कम मात्रा में अंतर्ग्रहण होने पर भी विषाक्त होते हैं। मौलिक घनत्व और विषाक्तता गहन रूप में संबंधित है। अब मित्रों यहाँ से प्रश्न कैसे बन चुका है देख लेते हैं उसको कि पारा से कौन सी बीमारी होती है, पारा की अधिकता से। ठीक है, तो अभी आगे हम बात करेंगे मिनीमाटा रोग, आर्सेनिक की अधिकता से कौन सा रोग होता है, ये सब परीक्षाओं में पूछे जा चुके प्रश्न। दुर्गापुर क्षेत्र में नदी में आर्सेनिक तथा पारा पाया जाता है। मुंबई, पुणे के पास नदियों में कॉपर, कैडमियम तथा पारा हमारे शरीर में कोई भूमिका नहीं निभाता है। केरल में पेरियार नदी में सीसा पाया जाता है। पेरियार नदी, इडुक्की नदी है ना, केरल में है। तमिलनाडु के कुओं में क्रोमियम पाया जाता है। तो ये सारे पॉइंट ध्यान रखेंगे। कैडमियम की अधिकता से, ठीक है, मिनीमाट इटाई रोग हो जाता है, बिली सिंड्रोम होता है। ये सब पूछे जा चुके हैं परीक्षाओं में प्रश्न। चलिए अब देखो ये पॉइंट हम बता रहे थे, यहाँ पे दिया गया है टेबल, बहुत ही महत्वपूर्ण है मित्रों ये टेबल। सभी मित्र इसको ध्यान से देखेंगे, यूपी टेट वाले और नेट वाले, नेट और टेट वाले सभी के लिए इम्पॉर्टेंट है ये टेबल, वेरी इंपॉर्टेंट टेबल है ये। चलिए देख लेते हैं किस प्रदूषक से कौन सी बीमारी फैलती है। तो यहाँ पे देख लेते हैं कैडमियम। कैडमियम से क्या फैलती है? इटाई रोग। ठीक है, ये कई बार मित्रों यूपी टेट में पूछा जा चुका है और नेट में भी कई बार पूछा जा चुका है। तो ध्यान रखेंगे, सीधा ध्यान रखेंगे कि कैडमियम से कौन सी बीमारी फैलती है? इटाई रोग। ठीक है, सिगरेट, बैटरी उद्योग में ये निकलता है। प्रदूषण की स्थिति में यकृत में कैडमियम की मात्रा बढ़ती जाती है। ठीक है, रक्तचाप बढ़ता है। इससे समस्या क्या होती है? हाई ब्लड प्रेशर हो जाता है, रक्त कणिकाओं का क्षय होने लगता है, मिचली आने लगती है, दस्त होने लगती है, हृदय संबंधी रोग हो जाता है। ठीक है, सीधा पॉइंट ये ध्यान रखना है कि कैडमियम से कौन सी बीमारी फैलती है? इटाई रोग। इटाई रोग किससे फैलता है? कैडमियम से। दोनों तरह से प्रश्न पूछा जा चुका है। अगला पॉइंट देखते हैं, बेरिलियम से क्या होता है? कैंसर। फ्लोराइड से क्या होता है? दांतों का फ्लोरोसिस रोग और हड्डियों का क्षय। तो ये भी पॉइंट ध्यान रखेंगे। फ्लोराइड से क्या समस्या होती है? दांतों का जो
फ्लोरोसिस रोग होता है वो इसी से फैलता है और हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती हैं इसकी कमी से। उसके बाद में सीसा जो पेट्रोल में लेड के रसायन टेट्राईथाइलाइड को मिलाना, इसमें मिलाया जाता है अलग से। जो वाहनों से निकलने वाला धुआं होता है उसमें सीसा होता है, लेड, ठीक है। अब उससे कौन कौन सी बीमारियाँ होती हैं, बीमारियाँ फैलती हैं, कैंसर हो गया, एनीमिया हो गया, गठियाबाई हो गई, तंत्रिका तंत्र पर कुल प्रभाव पड़ता है, जो नर्वस सिस्टम होता है उसको प्रभावित करता है। गर्भवती महिलाओं में रोग उत्पन्न हो जाते हैं तमाम तरह के, ठीक है। तो सीसा से ध्यान रखेंगे कौन कौन सी बीमारियाँ फैलती हैं। उसके बाद में पारा, एक ये क्वेश्चन को पूछा जाता है, ठीक है, मिनी माता, ये वाला हम बता रहे थे अभी, ठीक है, इटाई रोग वाला, ये ध्यान रखेंगे और ये ध्यान रखेंगे। यूपी टेट में और नेट में कई बार पूछा जा चुका है कि पारा की अधिकता से कौन सा रोग होता है, मिनी माटा, ठीक है। जापान में ये फैला था। अत्यधिक विषैला मस्तिष्क पर प्रभाव डालता है, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र नर्वस सिस्टम पर ये प्रभाव डालता है, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र जो होता है, ठीक है। तो पारा वाला ये विषय ध्यान रखेंगे। और इसके पहले जो हमने बात किया है ये कैडमियम और पारा, इनसे कौन कौन सी बीमारी फैलती है, दोनों ध्यान रखेंगे। खूब पूछता है परीक्षाओं में या मैचिंग करने के लिए दे देता है। अब बात करते हैं क्रोमियम चर्म रोग फैलता है, क्रोमियम से खुजली और कैंसर। सेलेनियम बालों का झड़ना, त्वचा संबंधी रोग फैलते हैं, ध्यान रखेंगे। सेलेनियम से क्या फैलता है, बालों का झड़ना और त्वचा संबंधी रोग फैलते हैं। मल जल है ना, यानी सीवेज, जो शहरों में बड़े बड़े सीवेज चलते हैं, उनसे क्या समस्या होती है, कुपोषण, पेचिस और आंत रोग, आंतों संबंधी बीमारियां हो जाती हैं, ठीक है। पेचिस होने लगती है लोगों को, वो जल को क्या कर देता है, प्रदूषित कर देता है, सीवेज या सीवर लाइन, ठीक है। अगला पॉइंट है 10 नंबर, कार्बनिक रसायन, डिटर्जेंट आदि। कार्बनिक रसायन और जो डिटर्जेंट यानी जो पाउडर होते हैं ये किस प्रकार से प्रभावित करते हैं, जलीय जीवों पर प्रभाव डालते हैं, खराब प्रभाव डालते हैं, ठीक है। जो साबुन हो गया, शैम्पू हो गया, नहाने से धुलने से पानी गंदा हो जाता है, तो ये जो जलीय जीव होते हैं उनके ऊपर प्रभाव डालते हैं। कृमि रोग, ठीक है, पेट संबंधी रोग हो जाते हैं। नाइट्रेट से कौन सी बीमारी होती है, नाइट्रेट की कमी से क्या होता है, मेटहीमोग्लोबिमिया, ठीक है, मेटहीमोग्लोबिमिया रोग होता है। मैग्नीज की कमी से या अधिकता से कौन सा रोग फैलता है, श्वास संबंधी रोग, ठीक है, निमोनिया हो जाता है और त्वचा संबंधी रोग हो जाते हैं, ठीक है। तो ये सब पॉइंट ध्यान रखेंगे। ये टेबल बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको सभी मित्र ध्यान रखेंगे। चलिए आगे देख लेते हैं। यहाँ पे कुछ पॉइंट दिया गया इंपॉर्टेंट, देख लेते हैं मित्रों। यहाँ से थोड़ा सा टाइम जरूर लगेगा लेकिन कंसेप्ट एकदम क्लियर रहेंगे। यदि मिट्टी अत्यधिक उपजाऊ या अत्यधिक निषेचित है तो यह मिट्टी में मैग्नीज जैसे तत्वों की अधिकता छोड़ती है, जो पौधों के लोहे के अवशोषण में बाधा उत्पन्न करती है और लोहे की कमी का कारण बनती है, यानी आयरन, लोहे का मतलब यहाँ आयरन। ब्लू बेबी सिंड्रोम को पूछा जाता है, ठीक है। मेथेमोग्लोबिनेमिया के कारण हो जाता है ब्लू बेबी सिंड्रोम। या भूजल में नाइट्रेट, ठीक है, किससे, नाइट्रेट की अधिकता से फैलता है। तो यहाँ पे पॉइंट ध्यान रखेंगे कि जो ब्लू बेबी सिंड्रोम है किससे होता है, नाइट्रेट से, ठीक है। जिसके परिणाम स्वरूप क्या होता है, जो बच्चों का जो शरीर होता है वो पीला हो जाता है। शिशुओं में हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन वहन क्षमता कम हो जाती है, यानी जो ब्लड का सर्कुलेशन होता है, यानी हीमोग्लोबिन, ब्लड जो होता है हीमोग्लोबिन को ले जाता है, संपूर्ण शरीर में फैलाता है, उसकी कमी हो जाती है, ठीक है। बच्चों का जो शरीर कैसा होता है वो ग्रीन हो जाता है, हरा हो जाता है, जिसके कारण क्या होती है, बच्चे की मृत्यु हो जाती है। तीसरा पॉइंट है भूजल में नमक की बढ़ी हुई मात्रा से हार्ड ब्लड प्रेशर यानी हाई ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है और हाइपरटेंशन जिससे रोग उत्पन्न हो जाते हैं। ये पॉइंट ध्यान रखेंगे सभी। इसलिए नमक का उपयोग को कम करना चाहिए। क्या बताया जा रहा है यहाँ पे कि नमक कम यूज करना चाहिए।
और 20 मिलीलीटर से ज़्यादा नमक वाले जल को न मिलाया जाए। अब देखिए इसे यहाँ पर प्रश्न दिया गया, इस तरह से प्रश्न पूछा जाता है, कथन कारण वाला इस तरह का अब पूछा जाता है, ट्रेंड है। दिया गया है प्रश्न कि मेथेमोग्लोबिनेमिया एक ऐसी रोगावस्था है जिसमें रक्त मनुष्य काया में ऑक्सीजन को पर्याप्त मात्रा में ले जाने और वितरित करने में सक्षम नहीं है। कारण है कि पेयजल में अधिक मात्रा के नाइट्रेट के स्तर से मेथेमोग्लोबिनेमिया हो जाता है। ठीक है, कारण है, ऑप्शन दिया गया है कि पहला ऑप्शन है ए और आर दोनों सही है और आर और ए की सही व्याख्या करता है, तो पहला ऑप्शन ही सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही है। दूसरा प्रश्न है पैन, मित्रों इसका फुल फॉर्म भी पूछा जा चुका है, इसको यहाँ याद कर लेंगे। पेरोक्सी एसिल नाइट्रेट, पैन का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? पेरोक्सी एसिल नाइट्रेट के बारे में कौन सा कथन सत्य है? वे माध्यमिक प्रदूषक हैं। वे तब उत्पन्न होते हैं जब हाइड्रोकार्बन नाइट्रोजन ऑक्साइड के साथ प्रतिक्रिया करता है। वे मनुष्यों में श्वसन रोगों का कारण बनते हैं। उपरोक्त सभी, तो ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। ठीक है, तो ये पॉइंट बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये वाला प्रश्न, सारे पॉइंट इसको ध्यान रखेंगे। पैन का फुल फॉर्म पूछा जा चुका है। ठीक है, अब उसके बाद हम बात करेंगे मृदा प्रदूषण। ध्वनि प्रदूषण हो गया, जल प्रदूषण हो गया, अब मृदा प्रदूषण हम लोग पढ़ेंगे। मृदा प्रदूषण अभिप्राय जमीन पर जहरीले, अवांछित और अनुपयोगी पदार्थों के भूमि में विसर्जित करने से है। कि जब मिट्टी में क्या हो जाता है, जो अवांछनीय पदार्थ हैं, जहरीले पदार्थ हैं, वो अधिक मात्रा में हो जाते हैं, तो जो हमारी मिट्टी है वो क्या हो जाती है? प्रभावित हो जाती है, वो अनुपयोगी हो जाती है, क्योंकि इसमें भूमि का निम्नीकरण होता है तथा मिट्टी की गुणवत्ता प्रभावित हो जाती है। ठीक है, उसकी जो गुणवत्ता है वो क्या हो जाती है? खत्म होने लगती है। यह परोक्ष रूप से हमारे स्वास्थ्य को प्रभावित करता है। ठीक है, क्योंकि हम मिट्टी में उत्पादित खाद्य सामग्री खाते हैं। जब हमारी मिट्टी दूषित हो जाती है तो उसमें जो हम फसलें उत्पादित करते हैं उनको खाते हैं, तो उनका कुछ अंश हमारे शरीर में पहुंच जाता है, तो हमारा शरीर भी क्या हो जाता है? रोगग्रस्त हो जाता है। इसीलिए तमाम तरह से अब बीमारियां बढ़ती जा रही हैं। मृदा प्रदूषण के कारण कौन कौन से मृदा प्रदूषण के कारण देख लेते हैं। पहला पॉइंट है कृषि में उर्वरकों, रसायनों तथा कीटनाशकों का अधिक प्रयोग। पहला पॉइंट ध्यान रखेंगे कि खेती में, किसानी में, है ना, खेतों में जो उर्वरक है, जो रासायनिक खादें हैं और जो कीटनाशक दवाएं हैं, उनका प्रयोग अधिक मात्रा में किया जा रहा है, जिससे मृदा क्या हो रही है? प्रदूषित हो रही है। नंबर 2, औद्योगिक इकाइयों, खानों तथा खदानों द्वारा निकले ठोस कचरे का विसर्जन। तीसरा पॉइंट, भवनों, सड़कों आदि के निर्माण में ठोस कचरे का विसर्जन। सड़कें, जो भवन मकान बनाए जाते हैं, उसमें जो ठोस पदार्थ निकलते हैं उनको डाल देते हैं, फेंक देते हैं, तो वो भी, उससे भी मिट्टी क्या होती है? हमारी प्रभावित होती है, प्रदूषित होती है। चौथा पॉइंट है कागज़ तथा चीनी मिलों से निकलने वाले पदार्थों का निपटान, जो मिट्टी द्वारा अवशोषित नहीं हो पाते हैं, उनको ख़त्म नहीं कर पाती है। पाँचों पॉइंट है प्लास्टिक की थैलियों का अधिक प्रयोग। ना मालूम कितनी बार इसको गवर्नमेंट ने प्रतिबंध लगाया, लेकिन फिर चालू कर देते हैं। और ये जो पॉलीथीन थैलियाँ होती है, ये जल्दी से ख़त्म नहीं होती हैं और खेत में कई सालों तक ये उसी रूप में दिखाई पड़ती हैं। मिट्टी को क्या करती है? ये प्रदूषित करती हैं, जो ज़मीन में दबकर भी नष्ट नहीं होती हैं कई सालों तक। पान मसालों की जो पन्नियाँ होती हैं वो कई वर्षों तक मिट्टी में दबी पड़ी रहती हैं। तो सारे पॉइंट ध्यान रखेंगे। छठा पॉइंट देख लेते हैं, घरों, होटलों और औद्योगिक इकाइयों द्वारा निकलने वाले अवशिष्ट पदार्थों का निपटान
जिसमें प्लास्टिक, कपड़े, लकड़ी, धातु, कांच, सिरामिक, सीमेंट आदि सम्मिलित हैं। चलिए अब मिट्टी की अम्लीयता और क्षारीयता को देख लेते हैं। यहाँ से भी प्रश्न पूछा जा चुका है मित्रों नेट में। ठीक है, तो 7 से नीचे पीएच संख्या वाली मिट्टी अम्लीय होती है, जब पीएच मान क्या हो, 7 से कम हो। ठीक है, और 7 से अधिक होगा तो ये ध्यान रखेंगे क्या होगा, अम्लीय होगा। ठीक है, जब 7 से कम होता है तो क्या होता है, अम्लीय होता है। 7 से अधिक होता है क्षारीय होता है। जो 7 होता है तो उसको उदासीन कहते हैं, न्यूट्रल। जबकि 7 से अधिक ऊपर वाले पीएच मान वाली मिट्टी क्षारीय होती है। पौधे मुख्य तौर पर तटस्थ या थोड़ी अम्लीय मिट्टी या थोड़ा नीचे में सबसे अच्छे विकसित होते हैं। अधिकांश पौधे अत्यधिक अम्लीय या अत्यधिक क्षारीय मिट्टी में नहीं पनपते हैं। ना उनको अधिक क्षारीयता चाहिए और ना ही अधिक अम्लीयता चाहिए, मीडियम पीएच मान चाहिए। तो ये ध्यान रखेंगे मिट्टी की अम्लीयता और क्षारीयता का जो कंसेप्ट है। मृदा प्रदूषण के प्रभाव कि जो मृदा हमारी प्रदूषित हो जाती है उससे क्या प्रभाव पड़ता है, फसलों पर, कृषि पर। तो पहला पॉइंट देखते हैं, कृषि योग्य भूमि की कमी। जो भूमि होती है वो धीरे धीरे क्या हो जाती है, जो उपजाऊ भूमि होती है वो अनउपजाऊ हो जाती है। दूसरा पॉइंट है, भोज्य पदार्थों के स्रोतों को दूषित करने के कारण स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो जाते हैं। ठीक है, जब मिट्टी क्या हो जाती है, दूषित हो जाती है, तो उसमें जो फसलें उगाते हैं तो उनका कुछ अंश फसलों में भी समाहित हो जाता है। उनको जो हम खाते हैं, जो जानवर खाते हैं, वो क्या हो जाते हैं, उनका स्वास्थ्य प्रभावित हो जाता है। भूस्खलन से होने वाली हानियाँ। चौथा पॉइंट, जल तथा वायु प्रदूषण में वृद्धि। जल प्रदूषण बढ़ जाता है और वायु प्रदूषण बढ़ जाता है। मिट्टी के प्रदूषण में, मिट्टी में प्रदूषण बढ़ने से जल प्रदूषण भी बढ़ जाता है और वायु प्रदूषण भी बढ़ जाता है। अब उसके बाद में अगला है हमारा रेडियोधर्मी प्रदूषण। यहाँ से प्रश्न पूछा जा चुका है। ठीक है, सारे पॉइंट पूछे जा चुके हैं मित्रों। ये यूरेनियम 235, 239, ठीक है, ये सब पूछे जा चुके हैं। परमाणु ऊर्जा प्राप्त करने के लिए यूरेनियम 235 बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, परमाणु ऊर्जा को प्राप्त करने के लिए किस धातु का प्रयोग किया जाता है, तो यूरेनियम 235 ध्यान रखेंगे मित्रों, और प्लूटोनियम 239, ठीक है, का परमाणु विखंडन किया जाता है। इसमें परमाणु ईंधन में स्ट्रांसियम 90, आयोडीन 133, ये ध्यान रखेंगे सारी चीज़ें, और सीजियम 137 जैसे तत्व, तथा इसके अलावा अल्फा कण, बीटा कण, है ना, अल्फा, बीटा, गामा और अन्य महीनतम कण होते हैं, जिसमें त्वचा में प्रवेश करने की शक्ति होती है। ये क्या करती है, त्वचा को भी प्रवेश कर जाती है, अल्फा, बीटा, गामा, जिससे त्वचा संबंधी तथा कैंसर जैसे रोग उत्पन्न होते हैं। नाभिकीय विखंडन उत्पादों, है ना, उप उत्पादों पर निर्भर करता है। ठीक है, आयनीकरण विकिरण एक विशेष प्रकार का विकिरण है जब एक रेडियोधर्मी पदार्थ का क्षय होता है। आयनीकरण का अर्थ है इलेक्ट्रॉनों को हटाना। आयनीकरण का अर्थ क्या है, इलेक्ट्रॉनों को हटा देना। रेडॉन प्राकृतिक विकिरण का सबसे प्रमुख उदाहरण है। ध्यान रखें मित्रों ये वाला पॉइंट कि जो रेडॉन है, रेडॉन वो प्राकृतिक विकिरण का सबसे बड़ा प्रमुख उदाहरण है। मानव गतिविधियों में सामान्य तौर पर औसतन 20% विकिरण जोखिम है। तो ये ध्यान रखेंगे ये वाला पॉइंट कि रेडॉन प्राकृतिक विकिरण का सबसे प्रमुख उदाहरण है। अब यहाँ से एक पॉइंट निकल के आ रहा है, रेडियोधर्मी गतिविधि प्रति सेकंड विघटन की संख्या का माप है। ये देखो क्या बताया गया कि रेडियोधर्मी गतिविधि प्रति सेकंड विघटन की संख्या का क्या है, माप है। सी मैडम क्यूरी के नाम पर या बेकेरल, ठीक है, तो इसको बेकेरल भी कहते हैं, BQ, है ना, यानी हेनरी बेकेरल के नाम पर इसका नाम क्या पड़ा, BQ पड़ा। ठीक है, BQ या बेकेरल भी कहते हैं, तो हेनरी बेकेरल के नाम पर इसका नाम पड़ा है, ध्यान रखेंगे। परमाणु प्रदूषण रेडियोधर्मी पदार्थों के अर्ध जीवन पर निर्भर करता है, जो कि आधे परमाणु के क्षय के लिए आवश्यक समय का माप है।
जैसे जैसे यह क्षय होता है रेडियोधर्मिता का, है ना, रेडियो जो धर्मिता होती है वो कम होती जाती है। कुछ प्रकार के अपशिष्ट कई सौ वर्षों तक खतरनाक बने रह सकते हैं। तो रेडियोधर्मी प्रदूषण के फैलाव के मुख्य कारण क्या हैं भाई, देख लेते हैं। न्यूक्लाई बनाने वाले केंद्र से, यहाँ से प्रदूषण त्वचा को हानि पहुँचा सकता है या कैंसर जैसी स्थिति पैदा कर सकता है। दूसरा है न्यूक्लियर हथियार के कारण, उदाहरण के लिए दूसरे विश्व युद्ध, है ना, सेकेंड वर्ल्ड वार, है ना, कारण हिरोशिमा व नागासाकी की तबाही। अमेरिका ने जब जापान के हिरोशिमा, ध्यान रखें मित्रों, यहाँ पे पूछा जा सकता है प्रश्न, हिरोशिमा और नागासाकी, तो अमेरिका ने जापान के 2 शहरों पर परमाणु बम डाला था। एक को 6 अगस्त को, एक को 9 अगस्त को, ठीक है, डाला था, जिसका प्रभाव आज भी देखने को मिल रहा है। तो ये पॉइंट ध्यान रखेंगे द्वितीय विश्व युद्ध के समय में। तीसरा पॉइंट है रेडियो एक्टिव या परमाणविक गंदगी को एक जगह से दूसरे जगह ले जाना। ऐसी स्थिति एक बार फ्रांस से भारत के मध्य समुद्री जहाज द्वारा प्लूटोनियम पदार्थ को ले जाने के कारण उत्पन्न हुई थी। चौथा पॉइंट है रेडियो या परमाणवीय पदार्थों को समाप्त करने का ढंग ऐसा रूस और संयुक्त राज्य अमेरिका के मध्य परमाणु हथियार समाप्त करने की संधि के समय हुआ था। यूरेनियम का खनन, ठीक है, 5वां पॉइंट ध्यान रखेंगे। रेडियोधर्मी प्रदूषण से हानियाँ क्या क्या होती हैं भाई। इस प्रदूषण से डीएनए में परिवर्तन या क्षय रोग का जोखिम बना रहता है। अल्फा प्रकार के प्रदूषण का त्वचा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इससे हमारे, ये पॉइंट ध्यान रखेंगे, इससे हमारे मस्तिष्क में मिर्गी यानी एपिलेप्सी नामक रोग उत्पन्न हो जाता है। तो ध्यान रखेंगे, जो कि एक तंत्रिका संबंधी विकार है, ठीक है, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर। इससे थायराइड की समस्या से पीड़ित लोगों को कैंसर खतरा भी उत्पन्न हो सकता है। कैंसर जैसी बीमारी का खतरा और बन सकता है। फेफड़ों में सूजन तथा ट्रैक की समस्या उत्पन्न होती है। इससे क्या होता है, अस्थि मज्जा जो हमारी बोन मैरो होती है, 5वां पॉइंट दे लेते हैं, अस्थि मज्जा। इससे अस्थि मज्जा यानी बोन मैरो में समस्या उत्पन्न होती है। श्वेत रक्त कणिकाओं को भी हानि पहुंचती है, क्योंकि ये सारी जो अस्थि मज्जा से ही श्वेत रक्त कणिका, लाल रक्त कणिकाएँ बनती हैं और इसी से हमारा ब्लड बनता है, ठीक है। तो ध्यान रखें मित्रों, जो ब्लड का निर्माण होता है कहाँ होता है, अस्थि मज्जा में होता है। छठा पॉइंट है इसमें, है ना, इससे त्वचा जलन की समस्या भी उत्पन्न होती है। तो सारे पॉइंट ध्यान रखेंगे। तो आज तक मित्रों अब हम यहीं तक पढ़ेंगे, इसके बाद में अगली क्लास में हम पढ़ेंगे। आशा करते हैं मित्रों ये क्लास सभी लोग अंत तक जरूर देखें, एक बार इसको डिटेल में ज़रूर पढ़ लें, क्योंकि सारे जो प्रश्न हैं वो यहीं में से मिल जाएंगे, चाहे नेट हो और चाहे यूपी टेट हो, ठीक है, क्योंकि ये बहुत अच्छी बुक है, डिटेल में यहाँ पे बताया गया है और बुक पढ़ना बहुत अनिवार्य है, उससे हमारा कंसेप्ट क्लियर होता है, ठीक है। वन लाइनर में तो उतना नहीं हो पाता है, क्योंकि फैक्चुअल क्वेश्चन बना रहा है अब इतने समय एनटीए, कथन कारण वाला, ठीक है, मैचिंग वाला। तो जब किताब हम अच्छे से पढ़ेंगे तभी वो चीज़ें कर पाएंगे। तो अब इसके बाद हम अगली क्लास में पढ़ेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।